नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं मंजली दीदी का छठा भाग। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की जरूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर मरा गया तो कह देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चोरों की तरह दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा था। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया था रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई। मंजली बहन, भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारी से उसे वही जगह करके उसे भात परोस देने के लिए कहा। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटका कर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके शंकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ यह तो वही जाने। मंजली बहन, जीजाजी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक के घर आ पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर और एक बार उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गए। जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार से उस पार हो गया। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देख पास आकर बेचैनी से पूछने लगा, यह क्या? खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछी, क्या फिर बुखार हो गया ललित? इसके बाद उनकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस धर का किशन खा रहा था, तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों? क्यों? सो तुम अच्छी तरह जानते हो, और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही है, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पढ़ाया लड़का ठहरा, यह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की यह तक विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक कौर भात भी खिला सके। अल विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले, इसलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को जाने दो। कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शहर के केदार डॉक्टर को बुलवा लूँ, और नहीं तो फिर एक बार कलकत्ता। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरे। बोले, मैंने कहा नहीं तो। ओह, याद आ गया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती हैं, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहाँ खड़ी थी, जानती हो?
जानती हूँ, कहकर हेमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन ने रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यहाँ 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मंझली बहन की इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक और भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। मंझली दीदी का भाग 6 ख़त्म हुआ। अब 7वें भाग के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।